हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे जाएं और आज ही चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में। देखो, पैनक्रियास का क्या है। पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पैनक्रियास दोनों काम करता है, ठीक है। दोनों काम मतलब कैसे, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ इसका एंडोक्राइन ग्लैंड वाले फीचर्स, ठीक है। तो क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इसके एंडोक्राइन वाले फीचर्स पढ़ेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अब जब बात करेंगे एंडोक्राइन की तो सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आएगी, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है। 1 to 2 मिलियंस होते हैं अराउंड, ठीक है। 1 to 2 मिलियन का मतलब समझते हो आप, मतलब 10 लाख से लेके 20 लाख, ये 10 लाख है, ठीक है। तो मतलब 10 से 20 लाख के आसपास ये जो पैनक्रियाज होता है, इसके अंदर 10 से 20 लाख के आसपास आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। पहले तो देखो पैनक्रियाज की पोजीशन क्या है। लिवर है, ये लिवर के नीचे होता है पैनक्रियाज। ये पीला पीला दिख रहा है आपको, ये पूरा वाला, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ना पीला पीला ऐसे निकला हुआ सांप जैसा, ये पैनक्रियाज है, लिवर के नीचे है, ठीक है। अब ये जो पैनक्रियाज है ये बना हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे समझ लो इस तरह से क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। कितने हैं वो, 10 से 20 लाख, ठीक है। तो ये है मेन इसका जो इसकी जो मेन यूनिट है जो काम कर रही है, फंक्शनल यूनिट पैनक्रियाज के अंदर, वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कितने होते हैं, 10 से 20 लाख के आसपास होते हैं। समझ में आ गया। पहली चीज तो ये है। अब इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मान लो, जैसे मैंने बोला, ये 10 से 20 लाख के आसपास है। पूरा ये जो पीला पीला पार्ट है पेनक्रियाज, ये बना हुआ है ऐसे 10 से 20 लाख आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। तो अब मैं एक इसको निकाल लेता हूं, ये एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। अगर मैं इसको बड़ा करके देखूं, इसको अगर मैं बड़ा करके देखूं तो उसमें 4 सेल होते हैं, 4 तरीके के सेल होते हैं। अब देख लो कौन कौन से सेल होते हैं, बता देता हूँ आपको, यहीं पे लिखा हुआ है। अभी आप इसके बारे में, जैसे मैंने मान लो एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसको यहाँ ले लिया। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मैंने कर दिया बड़ा, ठीक है। इसमें 4 सेल होते हैं। एक होता है, ये मान लो पूरा आपका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें होंगे 4 तरीके के सेल। एक होगा आपका अल्फा सेल, एक होगा इसमें बीटा सेल, एक होगा इसमें डेल्टा सेल, ठीक है, और एक होता है सी सेल। अब सी सेल का हमारे को कोई नोन फंक्शन पता नहीं है, क्या फंक्शन है, ठीक है, तो उसको हटाओ। डेल्टा भी आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, आपके लिए सिर्फ अल्फा और बीटा इंपॉर्टेंट है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 4 तरीके के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और सी सेल्स, ठीक है। ये नाम लिखे हुए हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और सी सेल्स। डेल्टा और सी सेल्स ये आपके एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में मेनली सिर्फ अल्फा और बीटा है। तो हम अल्फा और बीटा पढ़ेंगे, इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरीके के सेल होते हैं। देख लो आप, ये देख सकते हो, ये एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ये पूरा क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। अब इसके अंदर चलेंगे तो आपको देखो ये 3 तरह के सेल हैं, ठीक है। चौथा इसमें सी सेल दिखाया नहीं है डायग्राम में, बट होते इसमें 4 हैं। तो अब देखो ये अल्फा सेल्स हैं आपके, ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फा सेल्स हैं, ठीक है, ये अल्फा सेल्स हैं। ग्रे वाले क्या हैं, ये सारे बीटा सेल्स हैं, ये आपके अल्फा सेल्स हैं। और जितने भी ग्रे वाले दिखाई दे रहे हैं ये सब बीटा सेल्स हैं। तो अगर आप देखोगे मेनली आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में ज्यादा क्या है, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स काफी कम है, ग्रीन वाले काफी कम है, ग्रे वाले बहुत ज्यादा हैं, तो यानी कि बीटा सेल्स ज्यादा हैं। डेल्टा कौन से हैं, ये ब्राउन ब्राउन से दिखाई दे रहे हैं, ये डेल्टा है। ये क्या है, ये डेल्टा है, ठीक है। तो मैक्सिमम बीटा सेल्स हैं। हमें पढ़ना है खाली अल्फा और बीटा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अल्फा और बीटा के बारे में। ये अल्फा सेल्स क्या करते हैं, अल्फा सेल्स बनाते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन,
क्या बनाते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन बनाते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं ये ग्रे वाले बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, हार्मोन इंसुलिन। ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं, इंसुलिन। ये देखो अल्फा सेल्स बनाते हैं आपके ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। तो खाली यही दोनों अभी आपके लिए काम के हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकागॉन है ये और ये जो इंसुलिन है ये करते क्या है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया कि अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन करते क्या, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन कौन बना रहा है, बीटा सेल्स, इतना हमने पीछे पढ़ लिया। ग्लूकागॉन कौन बना रहा है, अल्फा सेल्स, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। इन दोनों का फंक्शन क्या है। देखो हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो इस रेंज में रहता है, ये एक रेंज है ब्लड ग्लूकोज की। ठीक है, ये आपके ब्लड ग्लूकोज की रेंज है। अब ब्लड ग्लूकोज इससे ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम करेगा, ब्लड ग्लूकोज इससे कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, दोनों साइड प्रॉब्लम है। ठीक है, ज्यादा होने में भी प्रॉब्लम है और कम होने में भी प्रॉब्लम है। तो ब्लड ग्लूकोज को इस रेंज में रहना पड़ता है। तो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, इस नॉर्मल रेंज में ब्लड ग्लूकोज को रखने का काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। अब ये कैसे रखते हैं इसको हम देखेंगे। देखो ये ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो इस नॉर्मल रेंज में रखने का काम किसका है, इसको, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को। अब देखेंगे कैसे काम करते हैं इंडिविजुअली। पहले आता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है जब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाए, जैसे कि मान लो नॉर्मल रेंज क्या है आपकी, ये नॉर्मल रेंज है। मान लो आपका ब्लड ग्लूकोज हो जाए 200, आपने खाना खाया, आपकी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, आपने ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई, मान लो 200 पहुंच गई, तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है, जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होती है। तो इंसुलिन का काम है ये जो ब्लड में ग्लूकोज 200 हो गई है इसको वापस इस रेंज में लेके आना, ये वापस इस नॉर्मल रेंज में लेके आना। ठीक है, तो इंसुलिन तब प्रोड्यूस होती है जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को कम करना। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज को कम करके नॉर्मल रेंज में लेके आना। कम कितना कम करना, नॉर्मल रेंज में लेके आना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम कर देना। ठीक है, इससे कम नहीं होगी, नॉर्मल रेंज में लेके आता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज में लेके आने का काम है। जैसे ही ब्लड में शुगर ज्यादा होगी, इंसुलिन ब्लड में शुगर वापस नॉर्मल रेंज में लेके आएगा। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे ब्लड में शुगर को, ये जो बढ़ी हुई शुगर है उसको वापस नॉर्मल रेंज में लेके आता है, उसको वापस कम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो इस डायग्राम में भी देखो, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ी नॉर्मल रेंज के ऊपर हो गई तो क्या आएगा, इंसुलिन आ गया, इसने वापस बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज को वापस नॉर्मल रेंज में लेके आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया इंसुलिन का। तो ये काम तो मैंने आपको समझा दिया इंसुलिन का, लेकिन अब ये इंसुलिन करता क्या है ब्लड में ग्लूकोज कम करने के लिए। ठीक है, कैसे करता है ये काम, अगर मैं कम की बात करूं, देखो जैसे ही आपके ब्लड में शुगर ज्यादा हुई, जैसे कि हमने बोला ये नॉर्मल रेंज है, जैसे आपके ब्लड में शुगर पहुंच गई इतना, ये नॉर्मल रेंज है आपकी। तो अब ये 200 से जब ये मान लो 140 पे लेके आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो 70 शुगर है, 200 माइनस 140, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर जो है यहाँ पे, ये कहाँ जाएगी, ये जाती है स्टोर होती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये क्या है, ग्लूकोज ही तो है। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है कहाँ होगा, कहीं ना कहीं बॉडी स्टोर करेगी उसको, कहाँ स्टोर करेगी, तो इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करता है लिवर में या फिर मसल में। किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले जाती है ये लिवर में, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लिवर में जाके किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। या फिर जब लिवर में देखो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कितना भी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मान लो आपका लिवर पूरा भर गया, ग्लाइकोजन से पूरा भर गया, अब कहाँ जाएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज हमेशा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब लेकिन आप मान लो बहुत ज्यादा आपकी ग्लूकोज है, ठीक है, लिवर भी भर गया, मसल भी भर गया, ठीक है, तो फिर एंड में क्या होता है, जो आपका फैट है ये बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी आ रही है, मान लो लिवर भी भर गया, लिवर सेल भी भर गए पूरे, ठीक है, मसल सेल्स भी भर गए, सारी ग्लूकोज
यहाँ पे भी पूरा फिल हो गया, यहाँ भी पूरा फुल हो गया, अभी भी लेकिन ग्लूकोज ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज चली जाएगी बॉडी में, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहली प्रेफरेंस हमेशा लिवर और मसल में रहती है। सबसे पहले जाता है लिवर में, सेकंड नंबर पे मसल में, फिर एंड में आता है बॉडी फैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, ये जो प्रोसेस है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्या बोला जाता है इसे, इसको प्रोसेस को, ग्लूकोज का कन्वर्जन जो ग्लाइकोजन में हो रहा है, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसे, जेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज अब नई फॉर्म होती है, तो क्या चीज नई फॉर्म हो रही है, ग्लाइकोजन, तो इसलिए इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्म होना, किसी नई चीज का बनना, तो क्या नई चीज बन रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है ना, तो इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ये तो आपको समझ में आ गया सारा। अब एक चीज ध्यान रखो, लो ब्लड शुगर को क्या बोलते हैं, जब ब्लड शुगर नॉर्मल से लो हो जाए, जैसे मान लो 70 to 140 होती है, ठीक है, अब मान लो 70 से कम हो जाए, 60 हो जाए, तो क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया मतलब होता है शुगर, हाइपो मतलब लो। ठीक है, ये आपको टर्म पता होना चाहिए। फिर एक होता है हाई ब्लड शुगर, मान लो आपकी 200 हो जाए शुगर, तो क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रही है शुगर, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये क्या है, हाई, हाइपर मतलब हाई, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इंसुलिन कब एक्ट करता है। इंसुलिन तब एक्ट करता है जब ब्लड शुगर हाई हो जाती है। ठीक है, एक्ट तो तभी करता है ना जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो इंसुलिन एक्ट करेगा और फाइनली क्या कर देगा, ब्लड शुगर को लो कर देगा। ठीक है, ब्लड शुगर को जब हाई होती है तो एक्ट करता है और फाइनली ब्लड शुगर को लो करता है। तो ये काम है इंसुलिन का। कैसे करता है वो सब मैंने बता दिया। एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ये काम है इंसुलिन का। ठीक है, अब लेकिन मान लो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए इंसुलिन प्रोडक्शन में, इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस ही ना हो, तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर आपकी हमेशा हाई रहेगी, हाई साइड पे रहेगी, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस कब होता है, जब ब्लड शुगर हाई होती है। अब मान लो आपने खाना खा लिया बहुत सारा, आपकी ब्लड शुगर पहुंच गई 250-300, अब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनी ही नहीं रहा। आपकी बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल से तो निकलता है इंसुलिन, कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। आपकी बीटा सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपका इंसुलिन बन नहीं रहा, तो क्या होगा, आपकी ब्लड शुगर क्या रहेगी, हमेशा हाई साइड पे रहेगी। ठीक है, 140 से ऊपर रहेगी, हमेशा आपकी हाई साइड पे रहेगी। इंसुलिन है नहीं ना, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपकी जो ब्लड शुगर है बहुत अगर लंबे टाइम तक हाई हाई लेवल पे रहे, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया आपको बहुत लंबे टाइम तक रहे, तो फिर क्या होता है, लंबे टाइम तक अगर ब्लड शुगर हाई रहती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलाइटस है, इसको उससे कंफ्यूज मत करना जो मैंने पीछे अभी पार्ट्स में बताया था डायबिटीज इंसिपिडस से। ठीक है, वो तो एडीएच की प्रॉब्लम थी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो डायबिटीज दो तरह की हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस तो प्रॉब्लम थी एडीएच की, एंटी डायरेटिक हार्मोन की, ये मैं बात कर रहा हूं इंसुलिन की। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस किसकी प्रॉब्लम है, जब बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं है, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ठीक से नहीं बनता, ठीक से काम नहीं करता, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी ब्लड शुगर कंटिन्यूसली हाई रहेगी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ऐसे डायबिटीज हम बोलते हैं इसको शुगर हो गई, शुगर हो गई, तो वो जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसको शुगर हो गई, तो उसका मतलब डायबिटीज मेलाइटस ही है। ठीक है, इसको डायबिटीज इंसिपिडस से कंफ्यूजन मत करना, वो अलग है बिल्कुल। अब एक चीज बताता हूँ, जब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की, तो डायबिटीज भी दो तरीके की है, डायबिटीज मेलाइटस भी अपने आप में दो तरीके की होती है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, ये होती है लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से। ठीक है, मतलब आपके जो बीटा सेल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी वजह से आपकी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करता है, बीटा सेल्स करते हैं। तो जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन बनेगी नहीं। तो ये होती है टाइप 1, ठीक है। ये सिर्फ 10% लोगों में होती है, 90% लोगों में होती है टाइप 2। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 मेनली है लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें जीन्स कंपोनेंट, इसमें जेनेटिक कंपोनेंट ज्यादा होता है, इस वाले में जेनेटिक कंपोनेंट ज्यादा है, ठीक है। इसमें भी जेनेटिक कंपोनेंट होता है, लेकिन इसमें जेनेटिक कंपोनेंट कंपैरेटिवली कम होता है। इसमें जीन्स का रोल कम है, इसमें लाइफस्टाइल का रोल ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका इलाज क्या है, इसमें इलाज कुछ नहीं है, इसमें इंसुलिन थेरेपी होती है, इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही है ना आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, शुगर हाई रहेगी, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। ये किसकी वजह से है, ये लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा है, जीन्स का रोल इसमें कम है, इसमें जीन्स का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जेनेटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा होती है, जेनेटिक्स की वजह से इसमें जेनेटिक कंपोनेंट काफी बड़ा है, और फिर किसी वजह से इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इस केस में, ऐसा क्या है, इसका लिंक जीन से बहुत स्ट्रांग है, एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं जानता। टाइप 2 में जीन्स का इफेक्ट है लेकिन कम है, मेनली लाइफस्टाइल का इफेक्ट ज्यादा है। लाइफस्टाइल का इफेक्ट मतलब कैसे है, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर मैं बोलूँ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं है आपका, सेडेंटरी हो आप, वेट आपका ज्यादा है, स्पेशली अगर आपका वेट टमी पे ज्यादा है, टमी पे जो वेट होता है वो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो अगर आपका वेट टमी पे ज्यादा है, ठीक है, टमी पे अगर आपका वेट ज्यादा, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप बहुत ज्यादा फैट खाते हो, बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, ठीक है, जंक फूड आप बहुत ज्यादा खाते हो, तो डाइट का इसमें काफी रोल है। फिर उसके बाद अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, नींद का बहुत रोल रहता है इसमें, नींद से डायबिटीज हो जाता है, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्लीप का बहुत लिंक है। फिर एक उसके बाद स्ट्रेस का भी काफी रोल है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एग्जैक्टली ये टाइप 2 डायबिटीज कॉज करते हैं। एक बात ध्यान रखना, एज आप डॉक्टर बनने जा रहे हो आगे, किसी भी डिसीज के पीछे ना एक रीजन नहीं होता, एक बात हमेशा ध्यान रखना। लोग पूछते हैं ये बीमारी मुझे क्यों गई, ये बीमारी क्यों गई। मेजोरिटी ऑफ द केस में जो डिसीजेज होती हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द केस में जो डिसीज होती हैं उनके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। जैसे कि ये डिसीज है टाइप 2, तो टाइप 2 जो डिसीज है मल्टीफैक्टोरियल है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वेट का बढ़ना, डाइट ठीक ना होना, स्लीप ठीक ना होना, स्ट्रेस का होना, जीन्स का फॉल्टी होना, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस डिसीज को कॉज कर रहा है। तो आप देखोगे जब आप आगे मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स डिसीज है, जैसे कैंसर भी है, डायबिटीज मेलाइटिस जो मैं बता रहा हूँ टाइप 2, तो ये सारी डिसीजेस मल्टीफैक्टोरियल हैं, खाली एक वजह से नहीं हो रही, काफी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ताकि थोड़ा सा बायो यार इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए पढ़ने में आपको, ठीक है। फिर ये हो गया कहानी। इसका भी ट्रीटमेंट कैसे होता है टाइप 2 का, इसका भी ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू होता है, दवाइयाँ होती हैं शुगर कम करने की, ठीक है। लेकिन अगर एक टाइम बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज रहे और कंट्रोल ना रहे, तो इवेंचुअली क्या होता है, धीमे धीमे इसमें भी टाइप 2 में बहुत लंबे टाइम बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके इसमें भी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फाइनली मेडिसिन काम नहीं करती, और इसमें भी टाइप 2 में भी इन द एंड आदमी को फिर इंसुलिन पे आना पड़ता है, ठीक है। तो डायबिटीज बहुत डेंजरस बीमारी है। फिर ये तो हो गया इंसुलिन का, लंबी कहानी हो गई। अब आते हैं ग्लूकागॉन पे। ग्लूकागॉन का क्या काम है, ग्लूकागॉन का काम है इंसुलिन के उल्टा। ये क्या करता है, जैसे मान लो आपकी ब्लड शुगर रहती है, ये नॉर्मल रेंज है, ये ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है आपकी। अब मान लो क्या हुआ, आप एक्सरसाइज करने चले गए, दौड़ लगा रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो हमारी मसल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करती हैं, तो क्या होगा, या आपने बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, मान लो आप स्टार्व कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप फास्टिंग कर रहे हो, या आप बहुत लंबे टाइम से लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई एक्सरसाइज, आपने 2 घंटा 3 घंटा आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या रनिंग कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मसल्स यूटिलाइज कर लेती हैं। या आप फास्टिंग कर रहे हो, आपने खाना खाया ही नहीं है सुबह से, तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज मान लो कम होना शुरू हुआ, 60 पे आ रहा है या कुछ भी हुआ, एकदम से बॉडी में निकलेगा ग्लूकोज, ये ग्लूकागॉन निकलेगा। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, अल्फा सेल से, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकल रहा था, बीटा सेल से, ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, अल्फा सेल से। तो ये क्या करेगा, ये वापस जैसी ब्लड ग्लूकोज डाउन हुई, ग्लूकागॉन निकला, इसे वापस नॉर्मल रेंज में ले आएगा। तो इसका क्या काम है, इसका काम है
आपके लो ब्लड ग्लूकोज को रेस करना। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज कम हुई नॉर्मल से, उसको वापस नॉर्मल रेंज में लेके आएगा, ये इसका काम है। अभी कैसे करेगा इसको, ठीक है, देखो ये क्या करता है। हमें पता है सबसे पहले ये जो काम होगा ना कभी भी ये ग्लूकोज वाला, सबसे पहले लिवर आता है, सबसे पहले लिवर आएगा। आंख बंद करके लिवर पर ध्यान दिया करो। अब लिवर में क्या स्टोर है, ग्लूकोज स्टोर है, ग्लाइकोजन स्टोर है। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करते हैं लिवर में। तो ये ग्लूकोगॉन लिवर पे आएगा, लिवर के सेल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। लिवर के सेल्स को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटो मतलब लिवर है, साइट्स मतलब सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक्ट करेगा और ये जो एक्स्ट्रा जो इसमें ग्लाइकोजन स्टोर है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। यहाँ पे ग्लूकोगॉन ने एक्ट करा, जैसे ब्लड शुगर कम हुई तो क्या होगा, ये लिवर के पास जाएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है यहाँ पे इसको तोड़ के वापस ग्लूकोज बना देगा। तो ग्लूकोज बना देगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगी। यही काम है ना इसका, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना। ब्लड ग्लूकोज कम हो रही थी तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ऐसे है, तो मेरे को स्पेलिंग बड़ी गलती हो जाती है मेरे से, सॉरी फॉर दैट। ये बोला जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्यों बोलते हैं ऐसे, ग्लाइकोजन तो पता ही है भैया, ग्लाइकोजन टूट रहा है। लिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना। कोई भी चीज जब टूटती है, ब्रेक डाउन होती है तो उसे लिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन टूट रही है ना, तो इससे बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो ये बन गया ग्लूकोज। इससे भी होता है, और मान लो अगर आपकी मसल है, अब मान लो आपके ज्यादा ग्लाइकोजन है ही नहीं, आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब शुरू में जितनी भी ग्लाइकोजन थी सब खत्म हो गई सारी। यहाँ पे शुरू में आपने 1 घंटा 2 घंटा रनिंग करी, ग्लूकोगॉन ने एक्ट करा ग्लाइकोजन पे, ठीक है। तो सारा का सारा जितना भी ग्लाइकोजन था यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा फिर, अब ये होगा आपके मसल्स होती हैं, मसल्स में अमीनो एसिड होते हैं। मसल किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। मसल प्रोटीन से बनती है ना, तो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो आपका बॉडी फैट है, बॉडी फैट भी वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक इसको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गलती हुई यहाँ पे, ऐसे ये इसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना। जब भी किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है, जब भी समझ लो ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। जब भी किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जैसे कि अमीनो एसिड है, ये आपका फैट है, जब भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है, फैट आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है, तो जब भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जब भी कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि अमीनो एसिड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, फैट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जब भी कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, इसमें नहीं आया तो शायद हो सकता है नीट में आ जाए, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब काम है ग्लूकागॉन का। कुछ कहानी समझ में नहीं आई तो बस इतना ध्यान रख लेना, इसका मेन काम है जब आप फास्ट कर रहे हो या जब बहुत लंबे टाइम तक आपकी ब्लड ग्लूकोज डाउन हो रही है, ठीक है, तो आपके ब्लड ग्लूकोज को रेस करना, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज कम होती है इसको वापस नॉर्मल रेंज में आना, ठीक है। ये काम है ग्लूकागॉन का, ठीक है। कैसे काम करता है देखो, कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लिवर टू ग्लूकोज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये मैंने आपको बता दिया। और अगर जो अमीनो एसिड से भी बनता है मॉलिक्यूल, मैंने बोला था ना ग्लूकोज हम अमीनो एसिड से ही बना सकते हैं, जो मसल से बना है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस पे भी एक्ट करता है एडिपोज टिश्यू क्या है, बॉडी फैट, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी मान लो खत्म, यहाँ से भी काम नहीं बन रहा, यहाँ से भी काम नहीं बन रहा, तो ये बॉडी फैट पे जाके एक्ट करेगा ग्लूकागॉन और यहाँ से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये 3 जगह पे एक्ट करता है, लिवर, मसल और बॉडी फैट। ऐसे इंसुलिन भी तीनों पे काम करता है, लिवर, मसल और बॉडी फैट पे इंसुलिन भी काम करता है। लेकिन उसका काम क्या होता है, उस इंसुलिन का काम होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है
ब्लड में, उसको वापस इसमें स्टोर कराना। ग्लूकागॉन का काम क्या है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इनके अंदर उनको वापस खींच के लाना। लिवर में से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, मसल में से अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में बनाएगा, फैट में से फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ग्लूकागॉन का काम होता है वापस खींच के लाना इन चीजों में से, लेवर मसल में से और बॉडी फैट में से सोर्सेस को खींच के लाना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इंसुलिन का क्या काम है, जब ब्लड में ग्लूकोज में इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हटा के लिवर में, मसल में और बॉडी फैट में कन्वर्ट करना। ठीक है, काम इनके अपोजिट है। एक इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर को कम करना, ग्लूकागॉन का काम है कम शुगर को बढ़ाना। ठीक है, नॉर्मल रेंज में लेके आना, ये चीज ध्यान रखना। ग्लूकागॉन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए इसका एक और नाम भी है, इसको ये भी बोला जाता है, इसे ये भी बोला जाता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है ना, तो इसे ये भी बोलते हैं, बढ़ाने को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोला था मैंने, तो इसे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर बढ़ाता है। तो जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं ना। तो इसीलिए क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है, क्योंकि ये ब्लड में शुगर को इवेंचुअली बढ़ा रहा है, जो ब्लड में शुगर कम हुई थी इसने उस ब्लड शुगर को बढ़ा दिया, तो इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो गाइज ये थी आज की पूरी कहानी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।